नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अर्पित जी ने शिमला, हिमाचल प्रदेश से। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की हमारी पड़ताल हमें लेकर चल रही है पहाड़ों की रानी शिमला। ये कहानी हमें भेजी है अर्पित टांटा ने। और ये सिर्फ एक पर्सनल डरावना अनुभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्पित ने हमें अपनी कहानी के साथ साथ कुछ और चीजें भी भेजी हैं। शिमला के पुराने अखबारों की कुछ कटिंग्स और उस इलाके से जुड़ी लोक कथाओं पर एक किताब। बिल्कुल। तो हमारा काम सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है, बल्कि इन सभी सोर्सेस को एक साथ रखकर एक जासूस की तरह कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करना है। सही बात है। ये समझने की कोशिश करना है कि 4 साल पहले की उस सर्द रात को अर्पित के साथ जो हुआ, क्या वो एक वन ऑफ यूनिक घटना थी या फिर वो एक बड़े, पुराने और कहीं ज्यादा डरावने पैटर्न का हिस्सा है। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 4 साल पहले शिमला की एक शांत सर्दियों की शाम से। ओके। अमन शर्मा के साथ मॉल रोड पर घूम रहे थे। हवा में भुने हुए भुट्टे की महक थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। और अक्सर सबसे अजीब चीजें ऐसी ही नॉर्मल सेटिंग्स में होती हैं। हाँ। रात के करीब 9 बजे अमन के जाने के बाद अर्पित छोटा शिमला में अपने घर की तरफ अकेले पैदल ही निकल पड़ते हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और सड़कें स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में चमक रही थीं। वो रास्ता, जैसा कि अर्पित बताते हैं, रात में काफी सुनसान हो जाता है। एक तरफ देवदार की ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और दूसरी तरफ पुरानी कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स, जिनकी परछाइयां और भी गहरी हो जाती हैं। तभी अर्पित को महसूस होता है कि वो सड़क पर अकेले नहीं है। अच्छा? उनसे करीब 50 कदम आगे एक आदमी धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पर एक डिटेल है जो अर्पित की भेजी हुई लोक कथाओं की किताब से जुड़ती है। क्या? उस किताब में शिमला की उस खास सड़क का जिक्र है। लिखा है कि सर्दियों में जब पहली धुंध पड़ती है तो उस सड़क पर अक्सर अजनबी मुसाफिर दिखाई देते हैं, जो न जाने कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं। वाओ! तो अर्पित का ये देखना उस लोकल लेजेंड से सीधे सीधे कनेक्ट होता है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है उस इलाके के लिए। खैर, उस वक्त अर्पित को ये सब नहीं पता था। नहीं। उन्हें तो बल्कि एक तरह की तसल्ली हुई कि चलो इस सुनसान रास्ते पर साथ में चलने के लिए कोई है। उस आदमी के हाथ में एक छाता भी था। ओके। अर्पित थोड़ी हिम्मत करके आवाज लगाते हैं, हेलो भैया, एक्सक्यूज मी। और कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। ये पहला रेड फ्लैग था। एक सुनसान सड़क पर जहाँ और कोई आवाज नहीं है, कोई आपको पुकारे और आप पलट कर ना देखें, ये थोड़ा अजीब है। बिल्कुल। अर्पित को लगा शायद उन्होंने सुना नहीं होगा, तो वो अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं ताकि उस आदमी के पास पहुंच सकें। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ बहुत अजीब होता है। जैसे ही अर्पित अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, वो आदमी भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। अच्छा। उन दोनों के बीच का फासला, वो 50 कदम का डिस्टेंस कम ही नहीं होता। अर्पित ने अपने नोट्स में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ग्लाइडिंग। हाँ, ग्लाइडिंग। उन्होंने लिखा कि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो आदमी चल रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़क पर फिसल रहा हो बिना किसी एफर्ट के। एग्जैक्टली। ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का एहसास ही डर की पहली सीढ़ी है, जब आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता कि जो आप देख रहे हैं वो आखिर हो कैसे रहा है। सही बात है। अर्पित अब घबराने लगते हैं, वो लगभग भागने लगते हैं, लेकिन वो फासला वैसा का वैसा ही रहता है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अर्पित हाफते हुए जोर से चिल्लाते हैं, हेलो, कैन आई वॉक विद यू? और इस बार वो आदमी रुक जाता है। हाँ, वो रुक जाता है और बहुत धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली वो पलटता है। ओहो! स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सीधे उसके चेहरे पे पड़ रही थी। अर्पित देखते हैं कि वो करीब 60-65 साल का एक दुबला पतला आदमी था, गाल पिचके हुए और आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल खाली। लेकिन जो चीज देखकर अर्पित के पांव जमीन में जम गए, वो कुछ और ही थी। और वो क्या था? वो आदमी सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से भीगा हुआ था। भीगा हुआ? हाँ, उसके बालों से, कोट से, पैंट से पानी टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नदी या तालाब से निकलकर सीधा सड़क पर आ गया हो। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं, ये डिटेल बहुत जरूरी है। हाँ। अर्पित ने हमें जो 20 साल पुरानी अखबार की कटिंग भेजी है, वो मानसून में हुए एक लैंडस्लाइड के बारे में है। अच्छा। उस हादसे में एक आदमी की नाले में डूबने से मौत हो गई थी। उस रिपोर्ट में एक आई विटनेस का बयान है, जिसने लाश को निकालते हुए देखा था। उसने कहा था ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया हो, कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। ठीक है, सबसे चिलिंग पार्ट तो अब आता है, वो है उस आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ छाता। बताइए। अर्पित बताते हैं कि वो एक बड़ा काला छाता था जो बिल्कुल सूखा था। क्या?
कंप्लीटली ड्राई, उस पे बारिश की एक बूंद तक नहीं थी। ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स है। एक पूरी तरह भीगा हुआ आदमी जिसके हाथ में एक बिल्कुल सूखा छाता है। हाँ, ये वो डिटेल है जो इस कहानी को एक आम मुलाकात से निकालकर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के दायरे में ले आता है। बिल्कुल। हालांकि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है वेपन फोकस का, जहां खतरे की स्थिति में हमारा दिमाग किसी एक अनयूजुअल डिटेल पर इतना फोकस कर लेता है कि बाकी चीजों को गलत तरीके से याद रखता है। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि डर की वजह से अर्पित को छाता सूखा दिखाऊं? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। पर अर्पित को जो महसूस हो रहा था वो बहुत रियल था। वो आदमी बस उन्हें घूरता रहा, खाली आंखों से, जैसे वो अर्पित को देख ही नहीं रहा हो बल्कि उनके आर पार देख रहा हो। अर्पित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वो आदमी बिना कुछ कहे दोबारा पलटकर चलने लगता है। और इस बार अर्पित एक और चीज नोटिस करते हैं। हाँ, उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। नो फुटस्टेप्स। कोई आवाज नहीं। सन्नाटे में सिर्फ उसके भीगे कपड़ों से पानी टपकने की टप 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 की आवाज आ रही थी। ओह वाह। अब अर्पित की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। वो अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं तो वो आदमी भी धीमा हो जाता है। अर्पित सड़क के किनारे रुक जाते हैं तो वो भी रुक जाता है। हाँ, कुछ दूर आगे जाकर वो आदमी भी रुक जाता है बिना पीछे मुड़े। ये एक साइकोलॉजिकल गेम जैसा है। वो सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उसकी हर हरकत अर्पित के डर को और बढ़ा रही है। इट्स अ फॉर्म ऑफ टॉर्मेंट। सही है। वो अर्पित के एक्शंस को मिरर कर रहा है बिना उसे देखे। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या ये एक रेजिडुअल हॉन्टिंग है, यानी एक ऐसी घटना जो एक लूप में बार बार घटती है, जैसे कोई पुरानी फिल्म। हाँ हाँ। या ये एक इंटेलिजेंट हॉन्टिंग है जो अपने आसपास के माहौल के प्रति अवेयर है और रिएक्ट कर सकती है। तो अर्पित का अनुभव, उनका अनुभव इंटेलिजेंट हॉन्टिंग की तरफ इशारा करता है, जो ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। अर्पित बताते हैं कि उन्हें लगा जैसे आसपास की हवा भी भारी हो गई है। एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। वो डर के मारे बस फुसफुसा पाते हैं, प्लीज डोंट कम नियर मी। और तभी जैसे किसी ने उनकी सुन ली हो, दूर से एक पुलिस की जिप्सी का सायरन सुनाई देता है। मदद आ रही थी। एक रियलिटी चेक। बिल्कुल। जिप्सी पास आकर रुकती है और उसमें से कांस्टेबल नरेश राणा निकलते हैं, जो अर्पित के परिवार को जानते थे। अच्छा। वो अर्पित को इस वक्त इस मौसम में अकेले देखकर हैरान होते हैं। पूछते हैं, अर्पित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अर्पित क्या कहते हैं? अर्पित घबराते हुए, हाँफते हुए उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं। अकेला नहीं हूँ, वो रहा छाते वाला आदमी, वो मेरा पीछा कर रहा है। पुलिस का आना अर्पित के लिए एक लाइफलाइन जैसा था। अब उनके पास एक वीकनेस था, लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। हाँ, कांस्टेबल राणा अपनी पावरफुल टॉर्च निकालकर उस दिशा में रोशनी मारते जहाँ अर्पित इशारा कर रहे थे। और लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ गीली सड़क और घना कोहरा। वो आदमी गायब हो चुका था। गायब, या शायद वहाँ कभी था ही नहीं। अर्पित इंसिस्ट करते हैं। वो कहते हैं वो यहीं था, उसके पैरों के निशान तो होंगे। अच्छा, एविडेंस। हाँ, वो कांस्टेबल को गीली जमीन पर निशान दिखाने के लिए खींचते हैं। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी सड़क पर पड़ती है तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? वहाँ कोई निशान नहीं थे, न उस आदमी के, न ही खुद अर्पित के। अर्पित के भी नहीं? किसी के नहीं, जैसे उस सड़क पर कोई चला ही न हो। बिल्कुल साफ, अनटच्ड गीला सीमेंट। ये फिजिकल एविडेंस का गायब हो जाना बहुत सिग्निफिकेंट है। पहले तो अर्पित के लॉजिक को चैलेंज किया गया, अब उसकी रियलिटी को ही मिटा दिया गया। सही बात है। पैरों के निशान ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो भी हुआ वो शायद इस फिजिकल प्लेन पर हुआ ही नहीं, या फिर इसका कोई और एक्सप्लेनेशन है। कांस्टेबल नरेश अर्पित के कंधे पर हाथ रखते हैं और बहुत शांत आवाज में कहते हैं, अर्पित घर जाओ, और ये नींद में चलने की आदत ठीक नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने हमें बताया था इसके बारे में। एंड देयर इट इज, द मास्टर स्ट्रोक, स्लीप वॉकिंग। हाँ, ये एक परफेक्ट रैशनल एक्सप्लेनेशन है जो उस पूरी घटना को अर्पित के दिमाग का वहम, एक हेलुसिनेशन बता सकता है। बिल्कुल। ये पूरी की पूरी पैरानॉर्मल एनकाउंटर को एक साइकोलॉजिकल एपिसोड में बदल सकता है। लेकिन अर्पित कहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्हें कभी स्लीप वॉकिंग की आदत थी। तब सवाल ये है कि क्या पुलिस उसे शांत करने के लिए ऐसा कह रही थी ताकि शहर में कोई पैनिक न फैले, या क्या वाकई अर्पित के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता? ये एक बड़ा सवाल है। अर्पित के पास अपनी यादें हैं और पुलिस के पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सच कहाँ है? पुलिस अर्पित को घर छोड़ देती है। वो इस बारे में किसी से बात नहीं करते।
उन्हें लगता है शायद लोग उन्हें पागल समझेंगे। करीब 1 महीना बीत जाता है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। ओके। फिर एक दिन उनकी माँ बातों बातों में कुछ ऐसा बताती है जिससे अर्पित के होश उड़ जाते हैं। क्या बताती हैं वो? वो बताती है कि कुछ दिन पहले कांस्टेबल राणा घर आए थे। वही कांस्टेबल? हाँ, और वो पूछ रहे थे कि क्या अर्पित को अब भी उस भीगे हुए आदमी के बुरे सपने आते हैं। अच्छा। अर्पित हैरान रह जाते हैं, उनकी माँ को इस बारे में कैसे पता? उन्होंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं था। इसका मतलब कांस्टेबल राणा जानते थे कि अर्पित नींद में नहीं चल रहे थे। एग्जैक्टली। वो जानते थे कि अर्पित ने जो देखा वो सच था। कम से कम अर्पित के लिए सच था, और शायद किसी और के लिए भी। एग्जैक्टली। माँ आगे बताती हैं कि राणा साहब इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि पिछले साल स्नोडन हॉस्पिटल के पास एक औरत के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। सेम चीज। देर रात बारिश में उसने भी एक पूरी तरह भीगे हुए आदमी को एक सूखा छाता लिए देखा था। वो औरत इतनी डर गई कि उसके पीछे पीछे भागी और बेहोश होकर गिर पड़ी। तो ये पैटर्न कंफर्म हो गया। अर्पित का अनुभव यूनिक नहीं था, ये उस इलाके में हो रहा है। हाँ। और अब वो 20 साल पुरानी अखबार की कटिंग और भी रेलेवेंट हो जाती है। उस लैंडस्लाइड में जो आदमी मरा था उसका नाम था जगत राम। वो एक पोस्टमैन था और उस शाम अपनी ड्यूटी से लौट रहा था जब भारी बारिश की वजह से वो नाले में बह गया। और अब आती है कहानी की वो डिटेल जो इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ देती है। क्या है वो? अर्पित की माँ बताती है, पुलिस को अगले दिन जगत राम की लाश तो मिल गई थी, पर उसका छाता कभी नहीं मिला। वो छाता जो शायद जगत राम के लिए बहुत कीमती था, जो उसे उस दिन बारिश से नहीं बचा पाया, जो शायद आज भी उसी नाले में कहीं दबा हुआ है। ये डिटेल इस पूरी कहानी को एक मकसद, एक इमोशन दे देता है। अब वो सिर्फ एक रैंडम बूथ नहीं है, वो एक ऐसी आत्मा है जिसकी कोई चीज अधूरी रह गई। अर्पित बताते हैं कि उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अब जब भी शिमला में हल्की बारिश होती है और सड़कें सुनसान हो जाती हैं, वो रात में मॉल रोड की तरफ जाने से बचते हैं। जाहिर है, क्योंकि कभी कभी जब कोहरा गहरा होता है तो उन्हें आज भी अपने पीछे से पानी टपकने की हल्की आवाज और ऐसे कदमों की आहट सुनाई देती है जो उनके अपने नहीं होते। अर्पित की भेजी हुई ये सारी जानकारी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या? अगर हम मान लें कि ये एक पैरानॉर्मल घटना थी, तो उस एंटिटी का मकसद क्या है? वो भीगा हुआ आदमी कभी अग्रेसिव नहीं हुआ। उसने अर्पित को डराया पर कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाया। शायद कुछ और। शायद वो बस अपने आखिरी पलों को बार बार जी रहा है। बारिश, सड़क और एक छाता जो उसे बचा नहीं सका। या हो सकता है वो बस इतना चाहता है कि कोई उसका वो खोया हुआ छाता ढूंढ ले। लेकिन एक और थियरी भी है जो इन सब से ज्यादा अनसेटलिंग है। वो क्या है? वो ये है कि क्या वाकई कोई आत्मा है या ये उस जगह की मेमोरी है। जगह की मेमोरी? हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्टोन टेप थियरी कहते हैं। इसके मुताबिक पत्थर और इमारतें जैसी नॉन लिविंग थिंग्स आसपास होने वाली ड्रामेटिक या ट्रॉमेटिक घटनाओं की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, जैसे बारिश या धुंध, उसे एक रिकॉर्डिंग की तरह रीप्ले करती हैं। मतलब अर्पित ने जो देखा वो जगत राम की आत्मा नहीं, बल्कि उस हादसे की एक रिकॉर्डिंग थी, एन एको फ्रॉम द पास्ट। एग्जैक्टली। और ये सोचना भी उतना ही डरावना है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी जगहों से गुजरते हैं जिनका एक गहरा अनकहा इतिहास होता है। सही बात है। क्या उन जगहों की दीवारें, उनकी सड़कें उन कहानियों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम सिर्फ एक कहानी से गुजर रहे हैं या वो कहानी हमसे गुजर रही है? ये सोचने वाली बात है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।